नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक, और आपको मैं अलग अलग विषयों पर अलग अलग फसलों के बारे में जानकारी देते रहता हूं। आज मैं आपको शिमला मिर्च के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे आप क्लिक करके आगे के वीडियो के लिए आपकी उपस्थिति सुनिश्चित कर लें। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि शिमला मिर्च एक बहुत महत्वपूर्ण फसल बन चुकी है। इसके नाम में शिमला है, जिससे जाहिर होता है कि ये ठंडे मौसम का फसल है। लेकिन कुछ प्रजातियों का विकास हुआ, कुछ जो टेक्निक्स ऐसे विकसित किए गए जिसके वजह से हम पूरा साल इस शिमला मिर्च की फसल ले सकते हैं। फिर भी अच्छा फसल आने के लिए और अच्छी उपज होने के लिए, साथ ही इसकी गुणवत्ता फलों की जो है वो अच्छे आने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। यह वैसे तो ये जो फसल है शिमला मिर्ची, ये आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्ची, इनकी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन इसकी खासियत थोड़ी ये है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा इसको न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, मतलब ये खाना ज़्यादा खाता है। और इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। उसी साथ में इसकी जो जड़ें हैं दोनों तरफ फैलाव करती है, जैसे नीचे भी जाती है कुछ और कुछ बाजू में भी। इसलिए कोई चीज़ों का इसमें अलग अपना महत्व है। दूसरा ये बात भी हमको ध्यान देना है कि ये फसल को कभी भी जमा हुआ पानी, या जहाँ पानी का निकास अच्छा नहीं होता या बहुत भारी मिट्टी है, वो इस फसल को रास नहीं आती और वहाँ पे पौधों का विकास, फलों का विकास अच्छा नहीं होता है। उसी तरह से जब इसके फूल आते हैं और फल लगना शुरू हो जाते हैं, उस समय ज़्यादा बारिश यदि हो गई तो इसके उपज पर विपरीत परिणाम होता है। इसलिए हमें कुछ चीज़ें इस फसल की लगाने से पहले हमें ध्यान रखनी चाहिए। ज़मीन और मौसम का जो हाल है, जो वहाँ का क्लाइमेट है, वेदर है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छी फसल पैदावार कर सके। इसको दिन का तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का तापमान 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड जब मिलेगा तो ये फसल बहुत ही अच्छी पैदावार देती है। इसलिए जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गर्मी के दिनों में हम शेड नेट में इसका पैदावार कर सकते हैं। और जब विपरीत हवामान है या जब बाहर का मौसम ठीक नहीं है और हमें ये फसल चाहिए, तो इसके खेती हम ग्रीन हाउस में या पॉली हाउस में भी कर सकते हैं, जिसके लिए अलग से आपको योगदान देना पड़ेगा। लेकिन इसका जो उपज है वो उपज पॉली हाउस में बाहर की अपेक्षा लगभग 1.5 से 2 गुना ज़्यादा आता है। इसलिए यदि आपका खर्च भी हो जाता है तभी भी आप इससे अच्छी पैदावार कर सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात इस फसल के बारे में यह है कि इसकी जड़ें थोड़ी और फसलों की अपेक्षा नाजुक होती है, और इसको अगर थोड़ा भी नुकसान हुआ तो ये फसल लगाने के बाद में जब हम नर्सरी से पौधे लाते हैं और लगाते हैं तो इसमें मॉर्टेलिटी आती है। इसलिए जड़ों को संभालना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं ये भी बता दूं कि 1 टन इसकी जो फसल है वो लगभग 3 से 3.5 किलो नाइट्रोजन, 800 ग्राम से 1 किलो तक फॉस्फोरस, 5 से 6 किलो तक पोटैश इसको ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ इसको काफ़ी मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। और जब हम पॉली हाउस में इसकी खेती करते हैं तो बाहर की अपेक्षा 1.5 से 2 गुना ये सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें लगते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम इसकी पैदावार कहाँ ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं या पॉली हाउस के अंदर ले रहे हैं, और उसके मुताबिक हमें खाद का या जो उर्वरक है उनका योगदान या उसका जो है इस्तेमाल करना चाहिए।
फसल लगाने के लिए बहुत ही हेल्दी या स्वस्थ पौधे बहुत सालों से हमें लेने चाहिए। इनकी जड़ें ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और उनका कॉइलिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि इनका कॉइलिंग हो गया तो हमारे जो खेत में जब हम लगाते हैं तो इसकी बढ़वार रुक जाती है, बढ़वार होती नहीं और कुछ दिनों के बाद पौधे मर जाते हैं। उसी तरह जैसे मैंने बताया कि ये थोड़ी सी नाजुक फसल है, इसको ज़मीन के जो फफूंद है उनका बड़े तेज़ी से इसके ऊपर असर करते हैं और बीमारी होती है। इसलिए लगाने से पहले चाहे बाहर हो, चाहे पॉली हाउस के या शेड नेट के अंदर हो, जो बेड्स है, जो कैरिया है, उसका डिसइंफेक्शन या निर्जंतुकीकरण करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए हम विभिन्न प्रकार के जैविक जो फफूंदनाशी है उनका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, उसके बाद में बेसिलस है। इनका प्रयोग जरूर करें, माइक्रोप्लाज्मा भी ज़रूर उपयोग करें। और पॉली हाउस में खास करके ये समस्या ज़्यादा आ सकती है, इसलिए वहाँ ज़मीन का निर्जंतुकीकरण करने के लिए या तो फॉर्मेलिन का प्रयोग हम कर सकते हैं या सोडियम हाइपोक्लोराइड का हम प्रयोग करके बेड को अच्छे तरह से हम डिसइंफेक्ट कर लें और उसके बाद इसकी फसल लें। इसे ये भी देखना है कि जब हम पौधे लाते हैं बहुत सालों से, तो लगाने से एक दिन पहले इनको हम कार्बनडाजिम जैसे जो फफूंदनाशी है और फिप्रोनिल या कार्बोसल्फान जैसे कीटकनाशी है और एक समुद्री शैवाल अर्क है, इनका एक मिक्सचर बना करके उससे लगाने से पहले दिन ये पौधों पर स्प्रे कर ले, उसको एक छिड़काव कर ले, जिससे ये पौधों में कोई भी बीमारी या कोई भी कीड़े जो है वो खेत से जो आए हैं या बाहर से जो लगे हैं वो हमारे पॉली हाउस के अंदर नहीं जाएंगे। खेत में अच्छी इनकी जड़ों के वृद्धि होगी और हमारे पौधों में जो बाद में मर जाते हैं वो समस्या हमारी हल हो जाएगी। साथ ही ये देखना है कि खरपतवार इसमें ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इसलिए आजकल और ज़मीन का भूमि का टेम्परेचर ठीक रहना चाहिए। उसके बाद में उसमें काफ़ी जो है माइक्रोब्स रहते हैं सूक्ष्म जीव, उनकी भी बढ़वार अच्छी होनी चाहिए। और ख़ास करके ज़मीन का तापमान ठीक रखने के लिए हमें मल्चिंग का प्रयोग करना चाहिए। तो ये शिमला मिर्च के लिए हम 50 माइक्रोन का थोड़ा अच्छे क्वालिटी का बाई कलर, जिसमें नीचे से काला और ऊपर से सिल्वर कलर का होता है, वो मल्चिंग पेपर का यूज़ करें। और बहुत जगह पे हमने देखा है कि ज़मीन में अगर मॉइस्चर के साथ साथ एरेशन अच्छा नहीं रहा तो इसके जड़ों में कुछ बीमारी ज़्यादा लग जाती है, कुछ जड़ें सड़ती हैं और ये पौधे हमारे मरते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमें पौधे लगाने के लिए जो मल्चिंग पेपर पर छेद करते हैं उसके साथ एक और छेद करना चाहिए 2 पौधों के बीच में, जिससे हवा अच्छी मिलती रहे और जड़ों का विकास अच्छा होता रहे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई हैं हमारे शिमला मिर्च के किसान भाइयों के लिए। इसकी खेत की तैयारी कैसे करें, क्या क्या चीज़ों का हमें प्रयोग करना है, तो इसके लिए आपको ये कुछ चंद बातें मैंने बताया, इसका ज़रूर ध्यान रखें, जिससे आपको कोई भी आगे नुकसान ना हो और आपकी बहुत बढ़िया अच्छी फसल जो है चलती रहे। यदि आपका और कुछ सुझाव या और कोई समस्या आपकी हो, कोई प्रश्न आपके मन में हो इस विषय में, तो आप हमारे चैनल के पूछिए, आप बताएंगे, हम इस विंडो पे ज़रूर शेयर कीजिए, हम उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद।